गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं रतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले हम लोग लेक्चर 1 में सिलेबस देखे थे तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे बिल्डिंग कंपोनेंट के बारे में। अब उसको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स तो बहुत हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बीम, कॉलम, लिंटेंस, डीपीसी, बहुत सारे हैं। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमारा पहला कौन सा हो जाता है, सब स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। हमने पिछली वीडियो में देखा था अभी इनके बारे में, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बारे में। चलो आज उसको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है। तो हम लोग ये इस आज का जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन होगा वो हमारा होगा बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। सो नाउ अब कुछ डायग्राम देख लेते हैं कि हमारा जैसे कि ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। एक 3D व्यू के मदद से हम लोग जानेंगे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। चले, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ये एक बिल्डिंग का हमने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ग्राउंड लेवल हमारा कौन सा है। तो ये जो अपना हिस्सा है, ये जो लोअर पोर्शन मुझे दिख रहा है वो हमारा GL हो गया। GL मतलब ग्राउंड लेवल। बार बार मैं नहीं लिखने वाला हूँ, एक बार लिख देता हूँ
आप लोग समझ लें GL का मतलब ग्राउंड लेवल होता है। और ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा एक फुटिंग है, फाउंडेशन है, ये दिख रहा है। तो ये जो GL के नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये सब GL हो गया, ये सब हमारा ग्राउंड लेवल है। तो आइसोमेट्रिक व्यू है इसलिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो पोर्शन हो जाता है वो हमारा हो जाता है सबस्ट्रक्चर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राउंड लेवल जो है वो हमारा हो जाता है सबस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर। और ये इसके ऊपर वाला पोर्शन जो हो जाता है वो हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि सब स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे वाला हिस्सा जो कि इनविजिबल होता है, वो हमें दिखता नहीं है। तो जो भी नीचे वाला हिस्सा होता है वो हो जाता है हमारा सब स्ट्रक्चर, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारा ये शरीर हो गया, तो ये हमारा कमर हुआ, इसके नीचे हमारा टांग हुआ, पैर हुआ, इसके ऊपर मुझे क्या क्या दिख रहा है, इसके ऊपर मुझे हाथ दिख रहा है, कान दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, नाक दिख रहा है। तो ये सब जो हमारा हो जाता है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। उसी तरह हमारा जो ये कमर हो गया, इसके नीचे सब स्ट्रक्चर। ये मैं एग्जाम्पल के तौर से समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि हमारा टांग ही अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे। उसी तरह हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट में अगर ये फाउंडेशन नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। दैट मीन्स हमारा जो फाउंडेशन होता है, हमारा जो सब स्ट्रक्चर होता है वो इनविजिबल होता है, और यही सारा जो लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर का उसको ये बियर करेगा। तो सुपर स्ट्रक्चर का लोड को बियर ही नहीं करेगा बल्कि उसके लोड को बियर करके, और ये जो सॉइल बेड है, ये हमारा नीचे सॉइल बेड है, इस सॉइल बेड में ट्रांसमिट कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन हो जाता है सब स्ट्रक्चर का। तो सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन जो है हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चरल लोड यानी कि सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आता है उसको ट्रांसमिट कर देता है सॉइल बेड में। तो ये हमारा हो गया सुपर सब स्ट्रक्चर, और फाउंडेशन भी उसी को बोलते हैं। इसमें हमारा फुटिंग भी आ सकता है, फाउंडेशन भी हो सकता है। तो ये सब जो भी इनविजिबल पोर्शंस होता है वो सब स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, आगे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर समझेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिक्टेट करा देता हूँ। सबसे पहले है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैज़ टू बेसिक पार्ट्स, वन इज सबस्ट्रक्चर स्लैश फाउंडेशन, अनदर इज सुपर स्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर स्लैश फाउंडेशन, सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग यूजुअली लोकेटेड बिलो ग्राउंड लेवल which transmits the superstructure to the supporting soil, superstructures load। ओके, तो आप लोग इनको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ये जो इनविजिबल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर था वो सब स्ट्रक्चर था, जो कि ये ग्राउंड लेवल के नीचे था। अब ग्राउंड लेवल के जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है, जैसे कि हमारा ये हो गया बीम हो गया, ये बीम दिख रहा है, ये कॉलम हो गया, ये हमारा स्टेयरकेस दिख रहा है, डोर्स दिख रहा है, विंडो दिख रहा है, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारा हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर का काम क्या है कि फाउंडेशन के ऊपर वाला जो भी स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे कि हमने एक्सियल लोड को ट्रांसमिट कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का यूज़ करते हैं। उसी तरह बीम का काम क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बीम, जो क्या करता है, ये भी जो स्ट्रक्चरल लोड होता है उसी को ये बियर करता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसे कि बेंडिंग को से प्रिवेंट करना हो तो हम लोग बीम का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर कॉलम आता है तो एक्सियल लोड जो आता है, वर्टिकल मेंबर होता है, एक्सियल लोड को ये बियर करता है। तो ये हमारा हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो आप लोग अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके जो अंदर जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और जैसे कि कॉलम बीम ये सब जितने भी हैं कंपोनेंट्स, उनको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे हम लोग
ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिक्टेट करा देता हूँ। सुपर स्ट्रक्चर, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर which is above ground level and which serves the purpose of its intended use. For example, column, beam, DPC, vertical communication like stair, elevator, ramp, lintels, etc. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें। ओके, तो हमने सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो किसी भी बिल्डिंग को आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह का होता है। अगर हम लोग उसको अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा? टॉप व्यू से देखने पर सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले रूफ दिखेगा। उसके बाद रूफ पे क्या होता है कि एक छोटा सा वॉल होता है जिसको हम लोग रेलिंग्स भी बोलते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में उसको पैरापेट वॉल बोलते हैं। फिर हम लोग को उसके और नीचे आएंगे तो क्या देखने को मिल सकता है? बीम देखने को मिलेगा, फिर कॉलम देखने को मिलेगा, फिर लिंटल्स मिल सकता है। फिर क्या होगा? फिर मुझे डोर भी दिख सकता है, विंडो भी दिख सकता है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो डीपीसी का लेयर दिखेगा, डीपीसी वॉल जिसको बोलते हैं। और डीपीसी के नीचे हम लोग को क्या मिलेगा? हमारा फाउंडेशन मिलेगा जिसके नीचे फुटिंग होता है। तो ये इन सब स्ट्रक्चर को हम लोग अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर रूफ से लेके फाउंडेशन तक क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं, ये सब हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है रूफ। तो रूफ क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो रूफ क्या होता है अपना कि रूफ का काम है अपना जो बिल्डिंग का जो सबसे टॉप मोस्ट सरफेस होता है वो हमारा रूफ होता है। रूफ का फंक्शन क्या है? रूफ का फंक्शन है कि टॉप फेस जो होता है उसको ये कवर करता है और इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बस यही कि एक सरफेस देता है टॉप सरफेस और टॉप फेसिंग को ये कवर करता है। तो ये हमारा रूफ होता है। और रूफ किससे बनता है? रूफ बनता है आरसीसी से। अब हम लोग आरसीसी समझते हैं, आरसीसी क्या होता है? ये बार बार आपको देखने को मिल सकता है। आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हम लोग इससे पहले भी आरसीसी रोड ये सब सुनते थे। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ये आरसीसी होता क्या है। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए ये समझना होगा कि कंक्रीट क्या होता है। तो हमारा जो कंक्रीट होता है वो होता है सैंड, यहाँ लिख लेते हैं आरसीसी। इसमें क्या हो सकता है? सैंड एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब गिट्टी, ठीक है। सैंड एग्रीगेट, और सैंड एग्रीगेट दे दिए तो अब सीमेंटिक मटेरियल भी चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो सीमेंट एंड वाटर विद डेफिनिट प्रपोर्शन। तो सैंड एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर विद डेफिनिट प्रपोर्शन। अगर गिट्टी, बालू, सीमेंट पानी के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा कंक्रीट बनता है। अब इसी कंक्रीट में अगर सरिया यानी कि बार यानी कि रॉड को अगर उसमें इम्बेड कर देंगे तो हमारा बनता है आरसीसी। एंड embedded by स्टील बार्स। तो यही हमारा होता है आरसीसी। अगर सरिया लगा दिया कंक्रीट में तो वो हो गया आरसीसी, सरिया हटा दिया तो वो प्लेन कंक्रीट होगा। तो ये होता है। और अपना रूफ जो बनता है वो हमेशा आरसीसी का ही बनता है, ठीक है, यानी कि उसमें सरिया भी होगा। चले नेक्स्ट जो अपना आता है वो हमारा पैरापेट्स आता है। पैरापेट्स क्या होता है? जनरली हम लोग इसको रेलिंग्स बोलते हैं। ये महज एक सेफ्टी वॉल की तरह एक्ट करता है हमारे रूफ़ के ऊपर। तो रूफ़ के ऊपर एक छोटा सा एक्सटेंडेड वॉल होता है जो कि रूफ़ के ऊपर ही इंस्टॉल किया जाता है, तो उसको हम लोग पैरापेट बोलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि रूफ़ सिर्फ बिल्डिंग का ही होगा, रूफ़ फ्लाईओवर का भी हो सकता है। रूफ़ माउंटेनियस रीजन में भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग हिली एरिया में अगर जाएंगे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर अगर देखने को जाएंगे तो वहाँ भी देखते हैं कटरा सब साइड ढेर सारा मिलेगा आपको ऐसा, जहाँ पे एक छोटे छोटे वॉल्स पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब हो जाता है हमारा पैरापेट वॉल्स। तो पैरापेट वॉल्स के बाद जो अगला कंपोनेंट है
वो हमारा है लिंटेल्स। तो लिंटेल्स क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी डोर ओपनिंग्स होता है, वॉल ओपनिंग्स होता है, जहाँ भी है, तो अगर जहाँ पे डोर ओपनिंग या वॉल ओपनिंग्स है, अगर वहाँ पे डायरेक्टली डोर या विंडो को इंस्टॉल कर देंगे तो हो सकता है कि जहाँ पे डोर हो वहाँ ऊपर जो वॉल का जो सेल्फ प्लेट होता है उससे हमारा क्या होगा कि ब्रिक वॉल या डोर्स कोलैप्स कर सकता है। सेल्फ प्लेट अधिक मतलब वॉल का सेल्फ प्लेट की वजह से जो है सो हमारा डोर या विंडो कोलैप्स कर सकता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसी को बचाने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो कि आरसीसी का होता है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जो ऊपर से जो लोड आता है सेल्फ वेट, यानी कि वॉल का जो सेल्फ वेट से जो लोड आता है, उसी लोड को ये क्या करेगा कि ये ट्रांसमिट कर लेगा। तो ये हमारा हो जाता है लिंटेल्स। ये भी आरसीसी का ही बना रहता है। आरसीसी का मतलब सरिया का जब भी यूज़ करेंगे तो सरिया में क्या होता है, कंक्रीट हमारा क्या होता है, कंक्रीट की बात करेंगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ही अच्छा होता है इसका, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरिया का यूज़ करते हैं। स्टील बार्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होता है लेकिन वीक इन कंप्रेशन होता है, कंक्रीट कंप्रेशन अगर वीक भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देता है, और टेंशन में वीक भले ही है तो जो वीकेस्ट पोर्शन होता है वो हमारा सरिया ले लेता है। तो इसलिए आरसीसी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो क्या करता है कि हमारा कंप्रेसिव में भी और टेंसाइन में भी जो मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ वेट, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को ये लोग मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर बियर करेगा। तो ये हमारा था लिंटेल्स। आप लोग अब 1 बाय 1 करके सारा डेफिनेशन लिख लें कॉपी में अच्छा से। मैं इसको डिक्टेट करा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। रूफ, द रूफ फॉर्म्स द टॉप मोस्ट component of a building. It covers the top face of the building. It can be either flat or sloped according to location and weather. तो ये क्या करता है, जहाँ पे लोकेशन होता है और वेदर होता है इसके हिसाब से यहाँ पे फ्लैट भी हो सकता है और स्लोप्ड भी होगा। तो जहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है कि हमें स्लोप्ड देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्थ या साउथ इंडिया का जो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, तो वहाँ पे जनरली हम लोग को फ्लैट दिखता है क्योंकि यहाँ पे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद है हमारा पैरापेट। तो पैरापेट आर शॉर्ट वॉल एक्सटेंडेड अबव द रूफ। इट इज इंस्टॉल्ड फॉर फ्लैट रूफ ऑफ द बिल्डिंग, फ्लाईओवर और माउंटेनियस रीजन। इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वॉल। उसके बाद है लिंटेल्स। लिंटेल्स आर कंस्ट्रक्टेड अबव वॉल ओपनिंग लाइक डोर, window, etc. The structure supports the self weight of the wall coming over the opening. It is usually constructed by reinforced cement concrete RCC. हमने राइट साइड ऑफ द टॉप RCC का डेफिनेशन भी लिखा है, वो भी लिख लें। RCC sand, aggregate, cement and water with definite proportion and embedded by steel bars. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें। ओके, तो हमारा जो अगला कंपोनेंट्स है वो है बीम। बीम और कॉलम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो बीम क्या होता है, बीम क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो क्या करता है, जो स्ट्रक्चरल लोड आता है उसको ये बियर करेगा, ठीक है। और बीम का काम क्या रह गया, जो स्ट्रक्चरल लोड उसको तो बियर करेगा ही, बीम अगर नहीं दे तो हो सकता है बेंडिंग से फेल कर सकता है, तो बेंडिंग से भी ये प्रिवेंट कराता है। और बीम किससे बना होता है, ये भी आरसीसी का यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि गिट्टी सीमेंट बालू सरिया से मिलके बना हुआ होता है एक कंक्रीट, जिसको रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होते हैं। आइए बीम को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं कि जैसे ये हमारा बीम हो गया, ये बीम है मुझे कैसे, ये फ्रंट से दिख रहा है, तो फ्रंट व्यू अब ऐसा दिखेगा ये बीम, ठीक है। इसमें हमने सरिया लगाया है, तो सामने से दिखने पे क्या होगा कि ये 2 सरिया दिख रहा है, लेकिन ये 2 नहीं, एक्चुअल में ये 4 सरिया है। क्यों, क्योंकि ये सामने तो दिख रहा है लेकिन पीछे वाला मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये 4 सरिया हमने इस बीम में लगाया है।
और ये भी हमारा कंक्रीट हो जाता है। कंक्रीट का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है साइड व्यू है, लेकिन साइड व्यू से देखने को क्या मिलेगा कि हमें 4 सरिया दिखेगा। यहाँ हमें 4 सरिया दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सेंट्रल से जो एक एक्सिस पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। वैसे तो हम लोग मॉस में अच्छे से पढ़ेंगे न्यूट्रल एक्सिस को, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस हमने लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है वो एक्सिस जहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब कि ना तो कंप्रेस होगा ना तो वो टेंशन होगा, वहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ कोई स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस होता है, तो वही हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब यहाँ पे अगर लोड देंगे तो ये क्या होगा, इस लोड की मदद से ये कुछ इस तरह से बेंड होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा मार्कर हो गया सपोज बीम, इस पर अगर लोड देंगे तो ये क्या होगा कि मार्कर ऐसे कंप्रेस होगा, ऐसे बेंड होगा। इस बेंडिंग से क्या होगा कि ये हमारा जो ये टॉप का लेयर जो है सो यहाँ पे कंप्रेस होगा। मतलब टॉप लेयर के बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से हमने नीचे ड्रॉ किया तो जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर या टॉप फाइबर, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है। वही ऑन द अदर हैंड ये क्या हो रहा है, बॉटम का मुझे अगर यहीं आना चाहिए था तो ये क्या हुआ, एक्सटेंड होके यहाँ तक आ गया। मतलब कि ये जो बॉटम लेयर है, यानी कि ये बॉटम लेयर जो है, बॉटम लेयर या बॉटम फाइबर, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है ना, यहाँ पे टेंशन हो रहा है। तो ये क्या करता है बीम, जो बेंडिंग होता है उससे भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये था बीम। अब अगला कंपोनेंट क्या होता है इसी का भाई, यानी कि कॉलम। कॉलम का क्या काम है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कॉलम ऐसे वर्टिकल खड़ा रहता है, तो ये वर्टिकल मेंबर हो गया, ये भी आरसीसी का ही बना रहता है। ये क्या करेगा कि एक्सियल लोड जो आ रहा है यहाँ पे, इस एक्सियल लोड को ये बियर करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉलम। कॉलम और बीम की मदद से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट। तो कॉलम और बीम की मदद से, मतलब कि ये दोनों मेंबर की मदद से स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब वहाँ पे वॉल का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, वहाँ सिर्फ पार्टीशन वॉल की तरह वॉल यूज़ होता है। बाद बाकी सारा लोड यही दोनों भाई यानी कि बीम और कॉलम ही लेता है। तो ये था हमारा कॉलम बीम, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करा देता हूँ। सबसे पहला है हमारा बीम। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट विच बियर्स द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम बेंडिंग। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय आरसीसी। और हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, वो भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। पहले ऊपर में एक बार दिया है जिसमें हमने 4 सरिया लगाया है, एक फ्रंट व्यू हो गया और इस साइड व्यू दिख रहा है, एक न्यूट्रल एक्सिस दिख रहा है, नीचे टॉप लेयर में कंप्रेशन हो रहा है, बॉटम लेयर में टेंशन हो रहा है, और उसके बाद कॉलम है। तो इट इज़ द वर्टिकल मेंबर ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट्स विच बियर्स द एक्सियल लोड, इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय आरसीसी। और यहाँ भी एक लोड लगाया है, 4 सरिया लगाया है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया है। इसको आप लोग पॉज करके सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा डीपीसी। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। चलिए डीपीसी होता क्या है ये समझते हैं। तो डीपीसी क्या होता है कि हमारा जो बिल्डिंग है तो वो क्या होता है, सॉइल के ऊपर लेड होता है, फाउंडेशन के ऊपर खड़ा रहता है। फाउंडेशन किस पे खड़ा रहता है, तो मिट्टी पे रहता है। और ये मिट्टी में क्या होता है, कुछ ना कुछ नमी होता है या फिर ज़्यादा नमी भी होता है कोस्टल एरिया में। तो ये क्या होता है कि ये जो नमी होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है कि नीचे से जो है उठ के हमारे एक सरफेस एरिया पे जो है सो जमा हो जाता है, ये राइज होके, और ये वॉल में भी एंटर कर जाता है। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो होता है सीमेंट मोर्टार में यूज़ करके एक लेयर बनाते हैं जो कि प्लिंथ के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं।
ठीक है, बिछा देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है DPC डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। तो कैपिलरी राइज जो वाटर होता है उससे बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आगे हमारा वॉल्स क्या होता है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का। इसका काम क्या है कि रूफ़ जो होता है, रूफ़ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वॉल्स का काम है रूफ़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और वॉल जो होता है वो किससे बना रहता है, तो मेजोनरी मतलब होता है वो कंपोनेंट जो कि हम लोग क्या करते हैं, मोर्टार में मिला के बनाते हैं। तो ये किस मेजोनरी से मिलके बन सकता है, तो ये ब्रिक मेजोनरी से हो सकता है, स्टोन मेजोनरी से हो सकता है, या प्रीकास्ट। अब समझने वाली बात ये है कि प्रीकास्ट क्या होता है। प्रीकास्ट का मतलब ये प्रीकास्ट मतलब जो पहले कास्ट हुआ होता है। जैसे कि कंक्रीट का ब्लॉक होता है, वो क्या होता है कि कहीं इंडस्ट्री में बना रहता है, उसी ब्लॉक को ले आते हैं हम लोग, इसमें प्रीकास्ट कर देते हैं। हम लोग इसको वॉल में यूज़ करके उसका वॉल बना लेते हैं। तो प्रीकास्ट मेजोनरी से भी बनता है। ये था हमारा वॉल्स। आगे है फ्लोर क्या होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था पहले रूफ़, तो रूफ़ क्या था, हमारा टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द बिल्डिंग था। उसी तरह फ्लोर क्या हो जाता है, ये बॉटम मोस्ट सरफेस ऑफ द बिल्डिंग हो जाता है, जो कि प्लिंथ लेवल के ऊपर जो है सो एक सरफेस होता है जो प्लिंथ लेवल के ऊपर लेड रहता है। अब बात आया, ये तो फ्लोर हो गया। अब फ्लोरिंग कैसे किया जा सकता है। फ्लोरिंग करने के लिए हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं आजकल टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, मोज़ैक करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स का भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। तो ये सब हो गया हमारा फ्लोरिंग मटेरियल्स। तो ये है हमारा फ्लोर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। DPC डैम प्रूफ कोर्स। DPC is a layer of water proofing material applied on the basement level to prevent rise of surface water into walls. These walls are constructed over plinth level. Second one, walls. It is a vertical component of building structure which supports the roof of the building. It can be made by stone, brick or precast masonry. उसके नीचे है फ्लोर। It is the bottom most surface of the building structure laid on the plinth level. ये ऑफ है, ऑन होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ नहीं। ये laid on the plinth level. It can be done by tiles, marble, mosaic, concrete blocks, etc. तो ये सब आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो अगला कंपोनेंट्स है, यानी कि इस लेक्चर का लास्ट कंपोनेंट कह सकते हैं। इस लेक्चर के बाद, इस कंपोनेंट को फिनिश करने के बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में क्या सब होगा, वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर होगा या लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा और कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला कंपोनेंट क्या है वो देखते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा स्टेयर। स्टेयर क्या होता है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में होता है। स्टेयर का क्या काम है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कनेक्ट करता है। यानी कि अगर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे हमें जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेयर का यूज़ करेंगे, एलिवेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, रैंप का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेयर ये हुआ। अब ये तो हो गया स्टेयर। स्टेयर बनता कैसे भाई, स्टेयर में ये देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि हमने ये स्टेयर बनाया, ठीक है, तो ये जो हमारा जो वर्टिकल फेस में देख रहा हूँ ये हमारा हो जाता है राइज, और ये जो हॉरिजॉन्टल फेस हो गया जिस पे कि हम लोग पैर रखते हैं ये हो जाता है हमारा ट्रेड। और इसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन भी होता है। तो ये जो हमारा राइजर होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड कितना होता है, ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं 150 to 180 mm का हमारा इसका डायमेंशन होता है ट्रेड का। अगर मुझे कहें तो ये याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ट्रेड का डायमेंशन क्या हो सकता है, 150 mm to 180 mm, राइट। अब हमारा आता है राइज। ये क्यों होता है ये भी हम लोग समझेंगे। अब पहले ये जान लेते हैं कि ये राइज का क्या हो जाता है डायमेंशन। राइज का डायमेंशन होता है लेस देन 150 mm। ओके, देखिए अब बात चला है कि हमारा जो ट्रेड होता है उसका डायमेंशन हमने बताया कि 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर, यानी कि 150 mm to 180 mm। ऐसा क्यों,
पैर का जितना साइज होता है जनरली हम लोग उतना ही, अगर इससे अगर कम कर दें तो हो सकता है कि पैर का साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाए, तो हम लोग कहीं उससे स्किड ना कर जाएं, गिर ना जाएं, इसलिए हम लोग इसका ये डायमेंशन रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर उसका साइज़ को अगर बढ़ा दें तो क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा एक, दूसरी बात मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एक बार चले फिर थोड़ा देर चले फिर अगले अगले ट्रेड पे रखेंगे फिर थोड़ा देर चलेंगे, तो इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड होता है 150 to 180 mm ही होता है। ठीक है, अब ट्रेड की बात कर लें, ट्रेड हमेशा 150 mm से कम ही होता है। अगर बहुत कम कर दें तो क्या दिक्कत हो सकता है, अगर बहुत कम कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा जो ये राइज है इसका नंबर या संख्या बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इसका साइज़ अगर अधिक कर दें तो क्या हो सकता है कि अगर एक टांग ऐसे रखा फिर दूसरा टांग उठाने के लिए बहुत ज़्यादा पैर उठाना पड़ेगा, इसलिए ये लॉजिक है कि हमें जनरली 150 mm ही राइज़ का जो डायमेंशन होता है, यानी कि हाइट जो होता है, डेप्थ जो होता है, यही होता है। अब एक और बात आता है हमारा स्टेयर्स में कि इसका जो एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ दिस स्टेयर। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं 25 डिग्री से 40 डिग्री तक हम लोग इसका इंक्लिनेशन रखते हैं। स्टेयर्स का जो इंक्लिनेशन होता है वो कितना होता है जनरली 25 से 40 डिग्री। अगर ये इससे कम हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकता है, इससे कम हो जाए तो जैसे कि हमारा ये 10 हो गया स्टेयर, 25 डिग्री से अगर कम कर दें तो क्या होगा कि हमारा इसका जो लेंथ होगा स्टेयर का वो बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कि हमारे डोर्स ओपनिंग्स जो होता है उसको ये कवर कर लेगा, इसलिए हम लोग 25 डिग्री से कम नहीं करते हैं। और अधिक कर दें 40 डिग्री से अगर बढ़ा दें तो क्या दिक्कत हो सकता है, 40 डिग्री से अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा कि हमारा स्लोप काफ़ी स्टीप होगा, और स्टीप स्लोप होने से क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, हम लोग गिर सकते हैं। यहाँ मतलब कि इसका झुकाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये कुछ ज़्यादा ही उठ गया, तो क्या होगा कि ये नियरली मैं देख रहा हूँ कि एकदम सीधा हो गया, तो नीचे देखने पर ये क्या होगा कि एक डरावना फीलिंग भी होगा, दूसरी बात पैर स्लिप किया तो गिर भी सकते हैं। तो यही लॉजिक है कि हमारा जो इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर होता है वो 25 to 40 डिग्री होता है। तो ये तो था हमारा स्टेयर, और वो स्टेयर जितना जगह छेदता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या हो जाता है, स्टेयर केस हो जाता है। चलें आगे पढ़ते हैं प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है कि जैसे कि हमारा फाउंडेशन हुआ और सुपर स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके बीच का एक लेयर होता है, एक लेवल होता है, जिसमें क्या होता है कि मिट्टी अर्थ फिल होता है। एक जो हमारा फ्लोरिंग होता है, यानी कि फ्लोरिंग से नीचे और ग्राउंड से ऊपर का जो एक जो लेवल होता है वही हमारा प्लिंथ होता है। ठीक है, ये भी सीमेंट मोर्टार से बना रहता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिक्टेट करा देता हूँ। स्टेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट कनेक्ट्स the one floor to other floor of the building. It is composed of rise and tread over stringer wall. Stringer wall हमने यहाँ पे दिखाया, ये जो wall होता है यही stringer wall होता है। It is constructed by RCC. The space occupied by stair is called staircase. और सबसे लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा प्लिंथ, इसके अलावा भी फुटिंग भी है, ये सब भी है, तो हमने यही सब आता है जनरली, तो हमने लास्ट प्लिंथ कर दिया। It is constructed above ground level. It is a cement mortar layer lying between superstructure and substructure. काटने का नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने स्टेयर केस को पढ़ लिया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग ये हमने पढ़ लिया, बिल्डिंग का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है और इसके क्या फंक्शन है, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर या वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसके